अनोखा घास का लहंगा और पर्स। शीला नाम की एक औरत अपने बेटे रौनक और अपनी बेटी अंजलि के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। शीला नौकरानी का काम करके जैसे तैसे खाने तक का पैसा जुटाया करती थी। तभी एक दिन शीला की मालकिन शीला से कहती है, शीला, कल से तुम मेरे घर काम पर मत आना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मालकिन? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। नहीं शीला, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल हमारा ट्रांसफर कोई दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए हम लोग इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आने से मना कर रही हूँ। लेकिन मालकिन, आपके जाने के बाद मैं किसके घर पर काम करूँगी? जैसे तैसे करके तो आपके घर काम मिला था, अब वो भी छूट जाएगा। अब मैं क्या करूँगी? देखो शीला, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। इतना बोलकर शीला की मालकिन वहाँ से चली जाती है। ये बातें सुनकर शीला को बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद शीला उदास मन से अपने घर पहुँचती है। अपनी माँ को उदास देखकर अंजलि बोलती है, क्या हुआ माँ, आप इतने उदास क्यों हो? अंजलि, मालकिन अब ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूसरे शहर में जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनके जाने के बाद मुझे काम मिलेगा भी कि नहीं। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह शीला अपनी बेटी अंजलि से कहती है, अंजलि बेटा, तुम अपना और अपने भाई का ख्याल रखना। तब तक मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद शीला कुएं से पानी लेने चली जाती है। शीला को देखकर वही गांव की दो औरतें आपस में बातें करने लगती है। अरे सरिता, ये तो वही औरत है ना जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है? हाँ बहन, तूने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही गरीब औरत है। कंचन और सरिता की बातें सुनकर शीला को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, दूसरों की बातें बनाने से अच्छा होगा कि आप लोग अपने अपने काम पर ध्यान दो। इतना बोलकर शीला वहाँ से अपने मटके में पानी भरती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद शीला घर आ जाती है। तभी अंजलि अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आप आज जल्दी पानी लेकर आ गई? कुएं पर भीड़ नहीं था क्या? माँ, मैं खाना बना लूँ क्या? हाँ बेटी, आज कुएं पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। अब जा और जाकर खाना बना ले। मैं तब तक कोई नया काम ढूंढ कर आती हूँ जिसमें मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिले। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है और घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब मुझे पैसों के लिए कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। साहब, मुझे यहाँ पर कोई काम मिलेगा क्या? नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। साहब, मैं कोई सा भी काम कर लूँगी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। कृपया करके मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। नहीं नहीं, मैंने पहले ही बहुत सारे लोगों को काम पर रख रखा है, अब मुझे जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। इसी तरह शीला पूरे दिन इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। शीला उदास हो जाती है और कहती है, हे भगवान, आज भी मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। अब हम बिना पैसों के कैसे गुजारा करेंगे? अगर मुझे काम नहीं मिला तो राशन कहाँ से आएगा? मैं कभी भी अपने बच्चों का कोई जरूरत पूरा नहीं कर पाती हूँ। कम से कम खाना तो उन्हें भरपेट दे सकूँ। ये सब सोचते सोचते शीला अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुंचकर शीला अपनी बेटी अंजलि से कहती है, अंजलि बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। अंजलि पानी लेकर आती है और अपनी माँ को देते हुए कहती है, माँ, खाना भी बन गया है, आपके लिए खाना भी ले आऊँ क्या? नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। तुम और रौनक, तुम खा लो और रौनक को भी खाना खिला दो। दोनों भाई बहन मिलकर खाना खा लेते हैं और अपनी माँ के पास जाकर दोनों सो जाते हैं। उस रात शीला को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, मुझे कहीं से तो कोई काम दिलवा दो। अगर मुझे काम नहीं मिला तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भगवान। कल फिर से काम की तलाश में जाऊंगी। अगली सुबह फिर से शीला काम की तलाश में निकल पड़ती है। उस दिन भी उसको कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। इस बात से शीला और भी दुखी हो जाती है और कहती है, अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला
तो हम लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। अगर मैं भूखी रहूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मुझे कुछ तो करना ही होगा। वहीं पर खड़ी होकर शीला कुछ देर तक कुछ सोचती रहती है। कुछ देर सोचने के बाद शीला खुद से ही कहती है, एक काम करती हूँ, जमींदार के यहाँ से कुछ पैसे उधार लेकर आ जाती हूँ। उन पैसों से कुछ दिनों का घर का राशन आ जाएगा। ऐसा कहकर शीला जमींदार के घर पहुंच जाती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी जमींदार की पत्नी दरवाजा खोलती है और शीला कहती है, मालकिन, मेरे घर में राशन के भी पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे भीख में दे दीजिए। अगर मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएंगे। शीला की ये बात सुनकर जमींदार की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे तुम्हारे अंदर लाज शर्म नहीं है क्या? घर घर जाकर पैसा मांगने लगती हो। दूसरे लोग मेहनत करके तुम्हें पैसे देने के लिए करते हैं क्या? कैसी औरत हो तुम? इतना भी नहीं कमा पाती हो कि अपने बच्चों का पेट भर सको। इससे अच्छा तो तुम कहीं जाकर डूब मरो। जमींदार की पत्नी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शीला को बहुत बुरा लगता है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शीला वहाँ से एक पोखर के पास पहुँचती है और वहाँ खड़े होकर खुद से कहती है, सही तो कह रही थी मालकिन, मैं इतनी अभागिन औरत हूँ कि अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकती। ऐसी जिंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। मेरे जीने से वैसे भी कोई फायदा नहीं है। आज मैं अपनी जान इस पोखर में कूदकर हमेशा के लिए दे रही हूँ। ऐसा सोचकर शीला पोखर में छलांग लगाने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली जल परी प्रकट होती है और वह जल परी शीला से कहती है, शीला, ये क्या करने जा रही हो तुम जानती हो आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। ईश्वर ये शरीर सबको नहीं देता। अगर मैं आत्महत्या नहीं करूं तो क्या करूं जल परी जी? मैं जिंदा रहकर भी कौन सा अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर पाती हूँ। मैं पहले नौकरानी का काम करती थी, लेकिन वे लोग भी दूसरे शहर चले गए। उनके जाने के बाद थोड़े बहुत बचे कुछ पैसों से मैं अपना घर चला रही थी, लेकिन अब तो वे थोड़े बहुत पैसे भी नहीं बचे और आज भी मेरे पास पैसे नहीं आए तो मेरे बच्चे खाना नहीं खा पाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है, चलो मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। ऐसा कहकर जल परी अपना वेश बदलकर पानी से बाहर आ जाती है और शीला के साथ उसके घर चली जाती है। जल परी शीला के घर की हालात को देखकर बहुत दुखी होती है और अपने मन में सोचती है, सच में ये लोग तो बहुत गरीब हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी। इतना सोचकर जल परी शीला से कहती है, शीला, तुम्हारे घर की हालात तो सच में बहुत खराब है। बच्चों, मेरे पास आओ। तुम दोनों को बहुत भूख लगी है ना? हाँ जल परी जी, मुझे बहुत भूख लगी है और रौनक को भी बहुत भूख लगी है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अद्भुत चीज देती हूँ। ऐसा बोलकर जल परी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत घास का लहंगा प्रकट करती है और कहती है, ये जादुई घास का लहंगा है। जितना ये दिखने में अनोखा लग रहा है, ये सच में उतना ही अनोखा है। बच्चों, इससे तुम जितना चाहो उतना खाना मांग सकते हो। सच में जल परी जी? हाँ बच्चों, सच में। विश्वास नहीं होता तो मांग कर देखो। हे जादुई घास के लहंगे, मुझे बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, मुझे गोलगप्पे दो। अंजलि के ऐसा कहते ही वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर वह पूरा परिवार बहुत खुश होता है। तभी जल परी शीला से कहती है, शीला, ये तोहफा तो बच्चों के लिए था, अब मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर जल परी अपने हाथों में एक बहुत ही सुंदर सा पर्स प्रकट करती है और कहती है, शीला, ये पर्स तुम अपने पास रख लो। इसके अंदर कभी पैसे खत्म नहीं होंगे और तुम जो भी चाहो इन पैसों से वो सब खरीद सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपका मुझ पर बहुत एहसान रहेगा जल परी जी। अच्छा शीला, अब मैं चलती हूँ। अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ,
आज के बाद कभी अपना जीवन त्यागने के बारे में कभी मत सोचना। हाँ जलपरी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ऐसा भूल कर भी नहीं सोचूंगी। उसके बाद जलपरी वहाँ से चली जाती है और शीला जादुई पर्स की मदद से अपने लिए बहुत बड़ा घर बनवाती है और अपने बच्चों को जादुई घास के लहंगे से अच्छी अच्छी चीजें मांगकर खाने को देती है। शीला अपना दिमाग लगाती है और जादुई अनोखे घास के लहंगे की मदद से अपना एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती है और अपने दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। गरीब माँ का जादुई फूलों वाला लहंगा। ये कहानी बिंदिया नाम की एक लड़की की है। बिंदिया दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन बिंदिया बहुत ही ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बूढ़ी माँ अहिल्या के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और अहिल्या अपना घर चलाने के लिए गांव के सेठ धनीलाल के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी, क्योंकि बिंदिया के पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अहिल्या के कंधों पर आ गई थी। वहीं सेठ की बेटी रानी और बिंदिया हम उम्र थे, लेकिन रानी में बहुत ज्यादा घमंड था। जब भी ज्यादा काम करने की वजह से अहिल्या की तबीयत खराब हो जाती थी तो वो अपनी जगह अपनी बेटी बिंदिया को काम करने के लिए भेज दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बिंदिया, आज तू आई है काम पर, तेरी माँ कहाँ है? मालकिन, वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए माँ के बदले आज मैं आई हूँ यहाँ पे काम के लिए। इस तरह बिंदिया घर के कामों में लग जाती है, लेकिन वही रानी जो बिंदिया से बहुत जला करती थी, क्योंकि बिंदिया दिखने में रानी से बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए वो कहती है, अब आएगा मजा, अब देखना मैं माँ से कैसे इसकी क्लास लगवाती हूँ। माँ, कहाँ है आप? इधर आइए, देखिए ये सब क्या हो गया है मेरे इतने सुंदर लहंगे पर, और ये सब्जी का दाग कहाँ से लग गया? मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सब काम उस बिंदिया का है, क्योंकि मैंने उसे अभी किचन में सब्जी बनाते हुए देखा था और उसने ये सब जानबूझकर किया है। माँ, आपको तो पता है ना कि ये मेरे शादी का लहंगा है और मैंने इसे कितनी मुश्किल से डिजाइन करवाया है, अब मैं क्या पहनूंगी? उसी समय रानी की माँ गुस्से में बिंदिया को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ बिंदिया, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तूने मेरी बेटी की शादी के लहंगे को खराब कर दिया। तुझे पता भी है ये कितना महंगा लहंगा है? लेकिन मालकिन, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो किचन में बस आप लोगों के लिए खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा ये लहंगा पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसलिए आप मुझे अब नया लहंगा दिलवाओ और इस लहंगे के सारे पैसे इसकी सैलरी में से काट लेना और इसे एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसी समय वहाँ पर सेठ धनीलाल आ जाता है और कहता है, अरे बेटी, लेकिन इसमें इसके पैसे काटने की क्या जरूरत है? तुम अपनी शादी में इससे अपने घर के सारे काम करवा लेना और सुबह से शाम तक जो भी मेहमान आएंगे उन सब की खातिरदारी भी यही करेगी। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। सुन लिया बिंदिया, 2 दिन बाद मेरी बेटी रानी की शादी है और तू पूरे दिन रानी की शादी का सारा काम देखेगी और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी मालकिन, जैसा आप कहे। वहीं जब बिंदिया अपने घर जाकर ये सारी बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ कहती है, बिंदिया, मैं सोच रही थी कि रानी की शादी में इतने सारे मेहमान आएंगे तो उन लोगों के सामने तू ये फटे पुराने कपड़े पहनकर जाएगी तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। काश मैं तेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा ले पाती, पर माँ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि आप मेरे लिए एक लहंगा ले सको, इसलिए आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। ऐसे ही कुछ देर में रात हो जाती है और अहिल्या अपने आंगन में बैठे रो रही होती है। उसी समय उसकी नजर झाड़ में फंसी एक रंग बिरंगी तितली पर जाती है, जो अपने आप को कब से झाड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय अहिल्या उठकर उस झाड़ के पास जाती है और बड़े ही आराम से उस तितली को बाहर निकाल देती है। उसी समय वो तितली कहती है, आप एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, आज आपने मुझे उस झाड़ी से बाहर निकालकर मेरी बहुत मदद की है, तो बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्योंकि मैं कब से आपको देख रही थी कि आप यहाँ बैठी कब से रो रही थी,
पर मैं उस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकी, इसलिए मैं अब आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो बताओ आप क्यों इतना परेशान हो? नन्ही तितली, कल मेरे सेठ की बेटी की शादी है और मैं अभागन माँ अपनी बेटी को एक लहंगा तक नहीं दिलवा सकती कि वह उसे पहनकर वहाँ जा सके, क्योंकि वहाँ सबके सामने मेरी बेटी फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों के सामने काम करेगी। ये सोचकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बस इतनी सी बात, आप इसके लिए इतना परेशान हो रही हो तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं आपकी बेटी के लिए सबसे सुंदर और सबसे अनोखा फूलों का लहंगा तैयार करके दूंगी। फिर आप उसे अपनी बेटी को दे देना और आपकी बेटी वो लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। तितली के इतना कहते ही उसमें से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते अहिल्या के हाथ में फूलों का एक बहुत ही सुंदर लहंगा आ जाता है और यह देखकर अहिल्या बहुत ही खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही तितली। इतना सुनते ही वह तितली वहाँ से उड़ जाती है और वहीं अहिल्या वह फूलों का लहंगा ले जाकर अपनी बेटी को दे देती है और बिंदिया भी वह लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। सच में माँ, ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखना माँ, कल मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। ऐसे ही अगले दिन बिंदिया फूलों का वह सुंदर सा लहंगा पहनकर शादी में चली जाती है, जहाँ रानी अपने पति के दोस्त सुमित से बातें कर रही होती है। सुमित दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अमीर था और वह मन का बहुत ही अच्छा और साफ था, इसलिए वह रानी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अरे सुमित, थैंक यू सो मच जो तुम मेरे और विशाल की शादी में आए। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। अरे ओ बिंदिया, जरा हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। इतना सुनते ही बिंदिया हाथ में कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए वहाँ पर आती है, क्योंकि रानी पहले ही समझ चुकी थी कि सुमित की नजर कब से बिंदिया पर ही है, इसलिए वह उसे जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए अपने लहंगे के कुछ मोती उसके पैरों के पास गेर देती है, जिसकी वजह से बिंदिया का पैर फिसल जाता है और वह कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए हुए नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग बिंदिया पर हंसने लगते हैं। लेकिन रानी यह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए सुमित पहले ही देख चुका था और रानी को ऐसा करता हुआ देखकर बिंदिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सुमित भी वहाँ से जाने लगता है। उसी समय रानी कहती है, क्या हुआ सुमित, तुम ऐसे शादी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम लोगों की शादी की रस्में शुरू हुई है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने ही जानबूझकर बिंदिया को गिराया है, इसलिए मैं इसमें तुम लोगों का साथ कभी नहीं दे सकता। इतना कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है और उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों माँ बेटी भी रानी के घर काम पर नहीं जाते हैं और वही बिंदिया दुखी होकर अपने कमरे में बैठी होती है। उसी समय सुमित अपने माता पिता के साथ वहाँ पर आता है और कहता है, नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, मैं आपकी बेटी बिंदिया को बहुत पसंद करता हूँ और मैं बिंदिया से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने माता पिता को यहाँ लेकर आया हूँ। नमस्ते बहन जी, मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा बहन जी। आपकी बेटी बिंदिया के बारे में जैसा सुना था वह बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए हमें आपकी बेटी बिंदिया बहुत पसंद है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। उन सब की ये बातें सुनकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही कुछ ही दिनों में सुमित और बिंदिया की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और उस दिन के बाद से बिंदिया की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि सुमित जैसा जीवन साथी पाकर बिंदिया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर अहिल्या भी मन ही मन बहुत खुश होती है और उस तितली का धन्यवाद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।